नमस्ते, स्वागत है आप सभी का विविध भारती की बॉम्बे टॉकीज में। आज बॉम्बे टॉकीज में आपकी मुलाकात होगी जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेनगुप्ता से। आपसे फिल्मी गपशप में शामिल हैं अमरकांत दुबे। आइए सुनते हैं इस बातचीत की चौथी कड़ी। आज आप देखिए, आज की जो पिक्चर बन रही है उसमें शायद 1 या 2 गाने होते होंगे, बहुत कम हो गया गाना। क्योंकि ऑडियो कंपनी भी करे क्या, अगर उनका सेल नहीं है तो कैसे वो बिजनेस चलाएंगे, ये भी तो सोचना है। तो ओवरऑल ये टोटल जो ये अपना इंडस्ट्री में जितने लोग हैं, सिंगर बोलिए, म्यूजिशियन बोलिए, टेक्नीशियंस बोलिए, सबके लिए ये बहुत बड़ा एक मतलब धक्का है कि आज काम बिल्कुल आस्ते आस्ते कम होते जा रहा है और काफी कम हो चुका है। अब इसका नतीजा क्या होगा, आगे जाके क्या होने वाला है, किसी को कुछ पता नहीं। और ऊपर से अभी जो दौर चल रहा है, हम लोग जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं, एक कोविड-19 का जो दौर है, ये दौर में भी काफी हद तक नुकसान हमारे इंडस्ट्री को हुआ है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर हैं, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। ये जो काम कम होता जा रहा है, ये जो इसका जो तरीका संगीत का बदलता जा रहा है, और अगर अभी की बात करें मौजूदा हालात की, और इस तरह के जो काम करने वाले, जो कह सकते हैं ना आप कि आजकल जब आप जाएंगे बजाने तब आप बजाएंगे, तब पैसा मिलेगा, तब घर चलेगा। Exactly. ऐसा मतलब मेरे कहने का कि मैं एक एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ, एक सामान्य आदमी की बात। बिल्कुल हर फील्ड में होते हैं, चाहे वो वॉइसिंग करने वाले हों, चाहे वो कोई और काम करने वाले हों, तो इसका असर आप जैसे संगीत से जुड़े लोगों पर भी पड़ा है। बिल्कुल। तो ये लॉकडाउन का जो वक्त रहा, ये इसमें आपने किस तरह से, हालांकि आप तो इतने शौकीन संगीत के हैं, 11-11, 12-12 साल लेके आप घर पे हैं, तो आपको वक्त काटने का तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो एक क्रिएटिव भूख होती है, जो एक सृजनात्मक मन जो होता है, उसको कैसे शांत किया आपने? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तब एक सारे मतलब पूरे वर्ल्ड में सबको एक डर पैदा हो गया था कि क्या है कोविड-19, क्या है कोरोना, क्या है। इस चक्कर में लोग काफी दिन तक एक सहमे हुए थे, डरे हुए थे कि क्या हो जाएगा। मेरा भी वही हुआ, घर में ही रहा, पूरा 24 घंटा घर में ही रहना पड़ा, कहीं जाना नहीं, कहीं कुछ टच नहीं करना, ये नहीं करना, मास्क लगाना, जो करना है, जो सरकार ने बोला सिस्टम मेंटेन करना है, हम मेंटेन कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ एक समझ लिए 15, अच्छा उस दरमियान मेरा बहुत सारा प्रोग्राम जो था सब कैंसिल हो गया। मेरा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम था कैलकाटा में, जिसका हाउसफुल हो गया था मेरे नाम पे टिकट, वो शो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल करना पड़ा, अप्रैल महीने में था। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स, शो सब कैंसिल होने लगे। तो फिर क्या करें, घर में ही तो बैठना पड़ा। तो मैं बोला म्यूजिक अगर हम टोटली बंद कर दे तो जी नहीं पाएंगे। तो मैं घर से बैठ के थोड़ा काम शुरू किया, क्या करें, काम को रास्ता निकाला। तो मैं सोचा कि मैं एक, बाय दिस टाइम क्या हुआ,
हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक डिक्लेयर किया 21, वो है आत्मनिर्भर भारत, जो आप भारत को सब कुछ खुद को करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो मैं सोचा क्यों ना इसमें मैं भी थोड़ा भाग लूं, क्योंकि मैं भी तो एक भारतीय हूं, तो मेरा भी कुछ ड्यूटी बनता है कि कुछ करूं। तो हम तो म्यूजिक में हैं, तो म्यूजिक की जरिया है, तो मैंने ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक गाना कंपोज किया। मेरे एक दोस्त ने वो गाना लिखा, बहुत अच्छा गाना लिखा, और इसमें हमारे मराठी फिल्म इंडस्ट्री के काफी अच्छे सिंगर लोग, जिनको मैंने अप्रोच किया कि भाई मैं गाना कंपोज कर रहा हूँ, आप लोग गाएंगे। सब लोगों ने एक बात पे हाँ किया, और किसी ने कुछ मानधन या कुछ रेम्युनरेशन की बात नहीं की। पूरा के पूरे गाने मैं घर में रिकॉर्डिंग किया, मेरे घर के हाउस सेटअप में। सबको गाना मैंने ट्रैक भेज दिया, सब लोग अपने अपने घर में अपने अपने सेटअप में रिकॉर्ड करके मुझे भेज दिया, और वो गाना रिलीज हो चुका है। वो गाना काफी लोग पसंद किया। मैं चाहता हूँ आप भी, आपके जितने श्रोता उनको भी ये गाना सुनाइए, ताकि वो भी अपने तरफ से सोच सके कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जो सोचा है आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो वो भी कुछ ना कुछ उस पे सहयोग करे, कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट करे। बस बहुत हुआ, अब पंख खुलेंगे जरूर। बस बहुत हुआ, अब पंख खुलेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। बस बहुत हुआ, अब पंख खुलेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। बाबरे मन आ जरा मेरे गाँव के पनघट पे। बाबरे मन आ जरा मेरे गाँव के पनघट पे। तन मन में प्यार बसा जहाँ घट घट अमृत बूंद। हर घर अब भी आबाद है मेहनत कशों से जहाँ। शर्माते राधा से मिलने कान्हा आए जरूर। कान्हा आए जरूर। बस बहुत हुआ, अब पंख खुलेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। हम वो है जो हुए कभी मायूस नहीं। हिम्मत और हौसले है आबाद यही। हम वो है जो हुए कभी मायूस नहीं। हिम्मत और हौसले है आबाद यही। दुनिया देखेगी अब हम मिसाल बने। वसुदेव कुटुंबकम पर गुरु हमें। बस बहुत हुआ, अब पंख खुलेंगे जरूर। पंख खुलेंगे जरूर। बस बहुत हुआ, अब पंख खुलेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम भरेंगे जरूर। आसमां पे ऊंची उड़ान हम
आपने कहा और हमने सुनवा दिया, और हमारे श्रोताओं ने न सिर्फ सुना बल्कि इस बात को गांठ बांध ली होगी। अब हम भी थोड़े आगे बढ़ते हैं और आपसे आप ही की बात जो आपने कही इस दौरान कि आपका शो कैंसिल हो गया लॉकडाउन की वजह से, यानी आप शोज के लिए भी जाया करते थे? बिल्कुल। अब आपको वो बताना पड़ेगा कि आप शोज का क्या ये बहुत अच्छा है, आपने पकड़ लिया ये बात को। देखिए क्या होता है, आर्टिस्ट जो होता है ना, आर्टिस्ट का एक चीज क्या होता है, एक भूख रहता है आर्टिस्ट जी जी कि कोई भी आर्टिस्ट, आप भी एक बहुत अच्छे कलाकार है, तो आप कोई भी आर्टिस्ट का एक भूख रहता है कि मैं जो भी मेरा कला है उसका कोई तारीफ करे, कोई बोले कि हाँ भाई आपने ये अच्छा बजाया या आपने बुरा बजाया या आपने अच्छा एक्टिंग किया या आपने बुरा किया, जो भी हो। तो सामने जो बैठे रहते हैं ऑडियंस जो होते हैं उनके सामने डायरेक्ट रूबरू होना, ये कोई भी आर्टिस्ट का एक इच्छा रहती है। तो एज यूजुअल मेरा भी दिल में ऐसा था, और मैं आज से नहीं, मैं जब कलकत्ता में था उसी टाइम से मैं प्रोग्राम करता था, लाइव शो करता था कलकत्ता में भी। काफी मेरा सोलो परफॉर्म होता था, जो आपको मैंने पहले ही बताया, नागिन का गाना, वो गाने से मैंने स्टार्ट किया था, स्टेज में बजाता था, एक ढोलक प्लेयर मेरा दोस्त था उसके साथ। फिर धीरे धीरे आस्ते आस्ते किसी सिंगर के साथ भी बजाना चालू की, जब मेरा प्रोफेशनली इसको लिया तो सिंगर के साथ भी अकम्पनीमेंट किया। तो मुंबई में आके भी वो मेरा एक जो मतलब एक भूख था ना, जो स्टेज के सामने पब्लिक के सामने परफॉर्म करूं, वो मेरा आज भी है। तो इसलिए मैं इस टाइप का मेरा सोलो परफॉर्मेंस करता हूं, और कभी कभी मेरा काफी, मैं एक प्रोग्राम करता हूं मेगा बॉलीवुड के शोज, 40 म्यूजिशियन को मैं पूरा कंडक्ट करता हूं स्टेज पे, और उस टाइप का प्रोग्राम मैंने परफॉर्म करता हूं। अच्छा दादा, इसमें जो आप मैंडोलिन बजाते हैं तो जाहिर है कि वो फिल्मी गाने ज्यादा बजते होंगे, क्योंकि क्लासिकल सुनने के लिए तो इतने लोग नहीं इकट्ठे होते हैं, लेकिन फिर भी क्या ऐसा कोई फ्यूजन टाइप का भी कभी बजाते हैं आपकी? क्लासिकल भी है और उसमें फिल्मी या सेमी क्लासिकल भी मिक्स है, ऐसा कुछ आपने बनाया हो? हाँ, मेरा एल्बम है ना, हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप था जिसमें हम मेरे साथ और भी 3-4 म्यूजिशियन थे। हम लोगों ने 2 एल्बम ऐसा किया था, उसमें प्योरली वर्ल्ड म्यूजिक के ऊपर हम लोगों ने किया था। तो हम लोगों ने अपना खुद का कंपोजिशन, थोड़ा क्लासिकल थोड़ा सा वर्ल्ड म्यूजिक मिक्स करके थोड़ा सा किया था, और वो एल्बम बहुत अच्छा चला है। तो एक आध कुछ सुने उसमें? म्यूजिक आपको सुनाता हूँ, वो बहुत अच्छा कंपोजिशन था। ये तो मैं सोलो बजा रहा हूँ, लेकिन ये पूरा हम लोगों का जो बैंड था, वो बैंड मिल के हम लोगों ने किया था। उसमें फ्लूट था, ड्रम्स था, बेस गिटार सब लेके ये बहुत अच्छा एल्बम चला। उसका नाम था अनवाइंड 2। फिर उसके बाद हम लोग का और 1-2 ऐसे एल्बम हमने रिलीज किया है। उस टाइम सीडी का टाइम था और काफी अच्छा चला। फिर बाद में एक्चुअली क्या होता है, आपने जो क्लासिकल की बात की ना, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक बहुत हाई, बहुत रिच है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, मैंडोलिन हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जी। मैंडोलिन इटली का है जी हाँ। अब हमारे यहाँ पे कुछ लोग जो मैंडोलिन को कन्वर्ट किया है इलेक्ट्रिक में, उसको इलेक्ट्रीफाई करके सॉलिड बॉडी करके उसको कर्नाटकी संगीत जो क्लासिकल म्यूजिक में यूज किया है। मेरे हिसाब से आप अगर मुझे मेरा पर्सनल व्यू मानेंगे तो मैं उसको मैंडोलिन नहीं कहूंगा, बिकॉज मैंडोलिन का जो मेन कैरेक्टर है वो 2 पेयर का स्ट्रिंग रहता है और वो एकॉस्टिक है। आज फॉरेन में आप जहां पे भी देखेंगे, मतलब आप यूरोपियन कंट्रीज में देखिए या अमेरिका में देखिए या इस तरफ जापान और चाइना या कहीं भी देखिए, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे जितने मैंडोलिन प्लेयर है सब लोग यही मैंडोलिन बजाते हैं। वो इलेक्ट्रिक मैंडोलिन बहुत कम लोग बजाते हैं। और हमारे जो कर्नाटकी संगीत में वो इलेक्ट्रिक मैंडोलिन को मैं कहूंगा जैसे बेबी गिटार, इलेक्ट्रिक गिटार, उस टाइप का है मामला। हाँ, जो बजाने वाले जो भी है वो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं कर्नाटकी स्टाइल में। लेकिन ये जो एकॉस्टिक मैंडोलिन है, इसका एक जो टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैं कहूंगा कि उसका रेजोनेंस जो है ना वो बहुत कम रहता है।
ज्यादा देर तक उसका रेजोनेंस नहीं रहता है, तो उसी के अंदर हमको बजाना पड़ता है उसको एडजस्ट करके। लेकिन हमारे जो हिंदुस्तानी क्लासिकल जो है, जैसे गमक है, मीड है, या उसका जो ठहराव है, आलाप जब करते हैं उसका जो एक ही नोट पे ठहराव रहता है, वो मैंडलिन में करना मुश्किल है। उसका एक लिमिटेशन है। सितार में मीड कर सकते, सरोद में मीड कर सकते, गमक कर सकते, मैंडलिन में गमक करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग फिर भी ये सब करते। लेकिन उसका एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन के अंदर आप पूरा के पूरा एक राग को एस्टेब्लिश करके बजाना, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। काफी लोगों ने कोशिश किया है, कोशिश कर रहे हैं आज भी, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है। उसको मैंडलिन को थोड़ा बड़ा करना पड़ता है ताकि उसका रेजोनेंस थोड़ा ज्यादा रहे, थोड़ा सस्टेन ज्यादा रहे। उसमें तरफ का कोई यूज किया है, चिकारी वगैरह, जो जो हमारे क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट पे जरूरत है, ऐसा करके कोशिश कर रहा है। लेकिन एक्चुअल जो मैंडलिन जो है, ओरिजिनल जो है, वो जो हम लोग बजा रहे हैं, और उसका वेस्टर्न क्लासिकल में बहुत सारी कंपोजिशन है। मोजार्ट खुद मैंडलिन बजाते थे। मोजार्ट का बहुत सारे कंपोजिशन है मैंडलिन में, बाक का कंपोजिशन है वेस्टर्न क्लासिकल में। लेकिन हिंदुस्तानी क्लासिकल का एक जो इम्प्रोवाइजेशन रहता है, एक राग को लेके आधा घंटा 45 मिनट जो इम्प्रोवाइजेशन, उसका एक लिमिटेशन रहता है। तो हम जो स्टेज पर शो करते हैं, जो भी शो करते हैं, उसमें बॉलीवुड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि पब्लिक को बॉलीवुड का गाना सब पता है, तो इस हिसाब से बॉलीवुड के गाने को लेकर हम परफॉर्म करते हैं। मैंडोलिन पे हमने इतनी बातें की, मैंडोलिन के इतने गाने सुने। अब शुरुआत में हमने अपने श्रोताओं को ये बता दिया था कि आप रबाब भी लेकर आए हैं, तो वो इंतजार कर रहे हैं बैठे हुए। जी बिल्कुल। और वो सोच रहे हैं कि ये रबाब कब बजेगा। अभी मैं रबाब भी बजाता हूँ आपको, तो अब आप रबाब भी सुना दीजिए, और रबाब से जुड़ी जो आपकी यादें हैं, आपके गाने हैं, वो भी सुनवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादा, मैं रबाब के बारे में कुछ कहूँ या रबाब के बारे में आप कुछ कहें, उससे बेहतर है पहले थोड़ा सा रबाब सुन ही लेते हैं। क्या बात है, बिल्कुल। तो मैं बजाता हूँ, थोड़ा सा सुनिए।
बिल्कुल अलग सुनाई देता है। बिल्कुल अलग साउंड है इसका। पहले हम ये जिक्र कर चुके हैं, आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट है, एक्चुअली मेरा ये जो इंस्ट्रूमेंट है शायद मेरे से भी इसका उम्र ज्यादा है, क्योंकि ये मैं किसी के पास से लिया हूँ और उनके पास भी कितने साल से है पता नहीं, उनके दादाजी का। क्योंकि आप ये देखिए इंस्ट्रूमेंट, अब तो हमारे श्रोता को दिखा नहीं सकते, लेकिन देखिए इतना कितना पुराना इंस्ट्रूमेंट है, देखने से पता चला। और इसको मैंने एज इट इज जैसा है वैसे ही रखा, ना तो इसको पॉलिश किया है ना उसको कुछ किया है, एज इट इज वैसा है। क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट का एक खासियत है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये एक ही लकड़े का होता है, वन पीस सूट, खाली टॉप में अलग से ज्वाइन किया जाता है। आप देखिए ये डिजाइन वगैरह सब वन पीस सूट को काट के किया जाता है। वेरी डिफिकल्ट वर्क है। और इसका अंदर फोकल रहता है, उसका अंदर से लकड़े को काट के निकल के उसको होल जैसा बनाता है। और इसमें क्या होता है, एक रबाब बनाने के लिए कभी कभी 2, 3, 4 रबाब वेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि लकड़ा कटने के टाइम कभी कभी क्रैक हो जाता है। पहली बात तो हमारे हिंदुस्तान में खाली कश्मीर में ही रबाब मिलता है। रबाब ओरिजिनली अफगानिस्तान के इंस्ट्रूमेंट है। अफगानिस्तान में वो लोग ये रबाब को लेके उनके गाना भी गाते हैं, बजाते भी हैं। फिर धीरे धीरे अफगानिस्तान से पाकिस्तान होके हमारे कश्मीर में कश्मीरी जो गाने होते हैं उसमें रबाब यूज होता ही है। तो यहाँ पे थोड़ी सी अफगानी धुन कुछ, ताकि हमारे जो श्रोता हैं थोड़े से कनेक्ट कर सकें कि अफगान का संगीत किस तरह का होता है। जी, उस पर देखिए मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। स्टाइल है ना, ये रबाब का टिपिकल स्टाइल है। कभी उल्टा ऑफ साइड में, जो अफगान स्टाइल में जो लोग बजाते हैं, देखिए एक जो है जो ग्रेस है उल्टा ग्रेस, एक होता है सीधा ग्रेस। रबाब का ये टेक्निक होता है वो अफगानिस्तान का स्टाइल। मैं वो आपको पहले ही बताया कि हर इंस्ट्रूमेंट जो है ना उसका अलग टेक्निक होता है, अलग होल्डिंग होता है, अलग प्लेइंग होता है। तो इस हिसाब से हमको करना पड़ता है। अभी देखिए कश्मीर की जो बात हुई है, कश्मीर में जो एक आपको बताता हूँ, एक मैं भी 30 साल पहले एक सीरियल आती थी टीवी में, गुल गुलशन गुलफम। उस सीरियल में पूरा कश्मीर के ऊपर ही सब दिखाया गया था और उसमें मुझे बैकग्राउंड बजाने को मिला था। तो उसमें पूरा के पूरा रबाब यूज होता था जी। तो वो गाना मैं वो जो गाना थोड़ा सा बजाता हूँ, आप सुनेंगे? बिल्कुल सुनेंगे। और गुलफन का आपको याद होगा, बिल्कुल हमारे दूरदर्शन पर ही आया था। जी, हमारे दूरदर्शन। प्रेमनाथ जो एक्टर हैं उनके बेटे प्रेम किशन का प्रोडक्शन था ये, मुझे मालूम है। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं दादा, आपने रबाब किस किस गाने में बजाया, क्या हुआ, वो तो जरूर पूछूंगा और सुनूंगा भी, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि कुछ गाने जो रबाब पे बजाए गए हैं पहले, भले वो आपने ना बजाए हों, लेकिन जो बड़े हिट गाने हैं वो उनको अगर थोड़ा सा आप सुनवाए हैं ताकि हम अपने श्रोताओं को भी सुनवा दें, तो वो भी थोड़े से रबाब में रबाबमय हो जाएंगे। क्या बात है। देखिए ये जो गाना आपको पता होगा, ऐ मेरे प्यारे वतन जी, जो मन्ना दा का गाया हुआ है। हाँ। उसके अंदर पूरा रबाब बजाया था, काबुली वाला। उसमें जो उन्होंने रबाब बजाया था, देखिए ये हमें कभी कभी बहुत दुख होती है कि वो गाना जो है, वो गाना अमर जी आप सुनिए, वो गाने के साथ रबाब ऐसे मतलब मिक्स हुआ है, ब्लेंड हुआ है कि अगर वो रबाब को माइनस करके वो गाना सुनेंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल इस तरह से है। लेकिन आज दुनिया में किसी को पता नहीं वो रबाब किसने बजाया। बताइए किसने बजाया? इन्होंने मिस्किन खान नाम के एक रबाब प्लेयर थे जिन्होंने ये रबाब, मिस्किन खान, किसी को पता नहीं वो ये कौन बजाया। तो ये कभी कभी दुख लगता है कि रिकॉग्निशन जो है ना म्यूजिशियन को, इतने अच्छे अच्छे पीस बजाया उन्होंने, कितने गाने में बजाया, लेकिन किसी को पता नहीं कौन बजाया। इस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल तो हम मेरे प्यारे वतन मैं बताऊं।
पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। ये गाना सुनने के बाद एक चीज मैं सोच रहा था कि अब बॉम्बे टॉकीज के इस एपिसोड के ब्रॉडकास्ट के बाद जो श्रोता हमारे इसको सुनेंगे और इसके बाद जब कभी भी ये गाना विविध भारती पे सुनेंगे तो उनको दो लोग याद आएंगे, एक मिस्किन खान और एक प्रदीप तो सेनगुप्ता। ओह थैंक यू सर, थैंक यू। और खास बात देखिए, ये गाना और काबुली वाला फिल्म, जी। यानी काबुली वाला फिल्म दो चीजों के लिए याद की जाती है, बलराज साहनी साहब की एक्टिंग के लिए, जी। इस गाने के लिए। जी बिल्कुल। और अब हमारे श्रोता जो है मिस्किन खान और रबाब के लिए भी इसको याद करेंगे। बिल्कुल। ऐसे ही रबाब को लेके बड़ी अलग अलग जगह पे बजाया गया, लेकिन एक और फिल्म है, बड़ी हिट फिल्म है जिसने नायक को महानायक बनाया। बिल्कुल, जंजीर। तो वो हमारे श्रोता भी समझ गए, जी, जी। आप भी समझ गए। जी। तो अब मैं कुछ बोलूं उससे पहले बिल्कुल। रबाब की वो धुन जो आ जाए। जी, उसमें तो प्राण सबके हाथ में भी रबाब था, इंस्ट्रूमेंट भी जी बिल्कुल दिखाया गया बिल्कुल था। बिल्कुल। वो गाने में जिन्होंने रबाब बजाया था उनका नाम भी मैं लेता हूँ, मिस्किन खान का लड़का फारूक भाई ने बजाया था। अच्छा जी। मतलब विरासत चली। जी जी बिल्कुल फारूक। बिल्कुल। वो लोग पठान थे, मैंने उधर के ही थे। हाँ, तो वो लोग उनके वो खानदानी इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। अच्छा अच्छा, वाह। तो
गर खुदा मुझसे कहे, गर खुदा मुझसे कहे कुछ मांग ऐ बंदे मेरे, मैं ये मांगू, मैं ये मांगू, महफिलों के दौर यूं चलते रहे, हम पे आला हम नेवाला, हम सफर हम राज हों, ता कयामत, ता कयामत जो चिरागों की तरह जलते रहे। यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, प्यार हो बंदों से ये, प्यार हो बंदों से ये सबसे बड़ी है बंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। साज दिल छेड़ो जहां में, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, साज दिल छेड़ो जहां में, प्यार की गूंजे सदा, जिन दिलों में प्यार है उनसे बहारें हों फिदा, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके नूर आया, प्यार लेके ताजगी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। जान भी जाए अगर, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं, जान भी जाए अगर, यारी में यारो गम नहीं, अपने होते यार हो गमगीन मतलब हम नहीं, हम जहां हैं उस जगह, हम जहां हैं उस जगह झूमेगी नाचेगी खुशी, यारी है, अरे यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी। गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, गुले गुलजार क्यों बेजार नजर आता है, चश्म बद का शिकार यार नजर आता है, छुपाना हमसे जरा हाले दिल सुना दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू, तेरी हंसी की कीमत क्या है ये बता दे तू। कहे तो आसमां से चांद तारे ले आऊं, हंसी जवान
काश नगारे ले आऊं, ओए ओए कुर्बान तेरा ममनून हूँ, तेरा ममनून हूँ, तूने निभाया याराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, तेरी हंसी है आज सबसे बड़ा नजराना, यार के हंसते ही, यार के हंसते ही महफिल पे जवानी आ गई, आ गई। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, ओ यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। लोशे कुर्बान कुर्बान। यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी। जी 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 जी। और हमारे श्रोताओं की भी विविध भारती के साथ बड़ी गहरी यारी है, और विविध भारती भी अपने यारों की यार है, दोस्त है। और विविध भारती पर जब इस तरह से हम श्रोताओं के लिए, अपने चाहने वालों के लिए ऐसे तोहफे देते हैं तो हमें भी खुशी होती है, हमारे श्रोता भी अपना प्यार हमें लौटाते हैं। अब बात करते हैं कि आपने कौन कौन से गाने में या फिल्मों में रबाब बजाया है, चाहे वो बैकग्राउंड में बजाया हो, चाहे वो गाने में बजाया हो। जी, अभी आजकल जो है ना, आजकल जो गाने बन रहे हैं उसमें रबाब का ज्यादातर यूज नहीं है। अभी के जो गाने बन रहे हैं मोस्टली सब साउंड डिजाइनिंग चल रहा है, जो वेस्टी साउंड हो रहे हैं, और आजकल तो सभी साउंड में रबाब का साउंड भी उसी में है। तो आजकल ये सब इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं होती है। लेकिन हाँ, बैकग्राउंड में काफी, मैं आपको बता रहा हूँ, वजीर में, वजीर की पिक्चर में भी रबाब का बहुत यूज किया है हमने। जो बैकग्राउंड में देखिए, रबाब में कैसे कैसे बैकग्राउंड में कोई सस्पेंस सीन होगा तो ये जो ट्रेमेलो है, ये ट्रेमेलो इतना लाउड, उसके साथ और भी कुछ साउंड ऐड करके ये सब सस्पेंस सीन बोलिए, ये सब सीन में बहुत यूज हो रहा है रबाब। बैकग्राउंड में ज्यादातर यूज है, गाने में बहुत कम यूज हो रहा है। तो ऐसे कुछ पीस सुना सकते हैं आप कि जिसमें ये समझ में आए कि ये इसका किस तरह से अलग अलग तरह से इस्तेमाल होता है। देखिए हाँ, रबाब के एक पीस बजा जाता हूँ जो मैंने नहीं बजाया, किसी दूसरे ने बजाया। वो गाना भी बहुत हिट हुआ, थोड़ा पहले का गाना है ये। गाना सुना होगा, चप्पा चप्पा चरका चले। बिल्कुल, और बिल्कुल स्टार्टिंग में रबाब से है। तो कुछ कुछ पीसेस जो है ना, जैसे इसका इंट्रोडक्शन सुनने से पता चलता है कि ये कौन सा गाना है। तो ऐसे कुछ कुछ गाने में रबाब का ऐसा एस्टेब्लिश हो चुका है। लेकिन रबाब प्लेयर बॉम्बे में पूरे गिने चुने 3-4 ही है, शायद 3-4 भी नहीं होंगे। इसलिए रबाब का म्यूजिक बनाना भी एक अरेंजर का एक चैलेंज रहता है। क्यों मालूम है? मैं आपको बताता हूँ। इसका जो रेंज है ना, इसका जो ऑक्टेव है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 ऑक्टेव के अंदर रहता है। तो इसको म्यूजिक बनाने के लिए मैं हाल ही में गाना बजाया, मराठी गाना बजाया, जिसमें जो अरेंजर थे उन्होंने मुझे खुद कहा कि दादा मुझे रबाब के बारे में कुछ मालूम नहीं है, आप मुझे जरा बताइए इसका रेंज क्या है, कौन सा स्केल अच्छा रहेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा था, उसने ये सामने से ही बात पूछा। तो उसको मैंने बोला कि ये स्केल में बजाएगा तो इसका रेंज बहुत अच्छा मिलता है, साउंड अच्छा। देखिए मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये जो पीस है ना इतना लो, और ये पीस, ये रेंज। तो ये रेंज के ऊपर म्यूजिक बनाना और उसको एस्टेब्लिश करना, ये बहुत कम अरेंजर के पास रहता है। तो इसलिए ज्यादातर हम लोग बैकग्राउंड में बहुत यूज होता है। और जब गाना अफगानी टाइप का या कश्मीरी टाइप का गाना बनता है जी, तब इसमें रबाब का ज्यादातर यूज होता है। एक थोड़ा सा अरबिक गाना, इस टाइप का गाना जो होता है
चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले। यारा बे, यारा बे, यारा बे, आनिया परदेसिया। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। गोरी चटखोरी जब कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। गोरी चटखोरी जो कटोरी से खिलाती थी, जुम्मे के जुम्मे जो सुर में लगाती थी। अच्छी मुंडेर के तले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। और झूठी मुठी मोई ने, हाय हाय मोई ने, झूठी मुठी मोई ने रसोई में पुकारा था। लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। झूठी मूठी मोई ने रसोई में पुकारा था, लोहे के चिमटे से लिपटे तो मारा था। और भी बतेरा चूल्हा जले, चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। बोनी बोनी यारियां तेरी, बोनी बोनी बेरी उतले। चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी। विवा विवा वे हाय, चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। चुन्नी लेके सोती थी कमाल लगती थी। पानी में जलता चराग लगती थी। बीबा तेरी याद ना टले, चप्पा चप्पा चरखा चले, गोरियों के पैरों तले पीली पीली मेहंदी जले। चप्पा चप्पा चरखा चले, चप्पा चप्पा चरखा चले। पानी पानी यारियां तेरी, पानी पानी बेरी उतले। चप्पा चप्पा चरखा चले, 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 चप्पा चप्पा चरखा चले। आप जैसे मैं आपसे कह रहा था कि इसमें आप कुछ इस तरह के पीस हमें सुनाएं जो कि बैकग्राउंड में अलग अलग तरह से यूज हो सकते हैं। जी, जैसे अभी देखिए, आपने सस्पेंस का सुना है। सस्पेंस का सुना अभी समझिए थोड़ा सा रोमांटिक तो इसमें ज्यादा करना मुश्किल है, फिर भी मैं एक पीस बना आपको सुनाता हूँ। देखिए थोड़ा इमोशनल यूज होता है।
वाह क्या बात इस पे एक बात होती है, क्या मालूम है, जो प्लेइंग में डायनामिक्स जो है ना, यही पीस अगर मैं इतना लाउड बजा, इसका ब्यूटी चला जाता है, लेकिन इसको प्लेइंग के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। यहाँ थोड़ा सा इस बात से बड़ी मायूसी होती है, थोड़ा सा निराशा होती है कि इतने लाइव इंस्ट्रूमेंट हैं, जी, जी। इतना रिच हमारे देश का जी, जी, संगीत है, पूरे दुनिया भर के इंस्ट्रूमेंट्स हमारे देश में बजाए जाते हैं, सुने जाते हैं। अगर हम फोक की बात करें तो अलग अलग तरह के कितने तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे हमारा संगीत जो है वो इतना समृद्ध हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर वो बात आ जाती है कि जहाँ वो डिजिटल होने लगा काम पूरा, तो जैसे हमने पहले भी कहा कि आत्मा कहीं गायब होती चली जा रही थी। तो हम बात कर ही चुके हैं कि काम भी क्यों कम हुआ, क्या हुआ। इसकी वजह से एक चीज क्या हो रहा है मालूम है आपको, मैं बताता हूँ कि आज की जो जनरेशन है ना, वो लोग कोई सीरियसली म्यूजिक नहीं सीख रहे। ये बहुत दुख की बात है। आज मैंडलिन, सितार, फ्लूट, ये इस टाइप के एकोस्टिक इंस्ट्रूमेंट सीखने वाले बहुत कम मिलेगा आपको जी, क्योंकि उनको पता है कि ये सीख के कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा कीबोर्ड ले लो, उससे अच्छा प्रोग्रामिंग करो, डिजाइनिंग करो। तो ये सब के पीछे जो टाइम देना पड़ता है, जितना मेहनत करना पड़ता है, शायद वो मेहनत करने का पेशेंस भी यंग जनरेशन में नहीं है। तो इसलिए इसका फ्यूचर क्या है ना आप बोल सकते, ना मैं भी बोल सकते। जब ऐसी स्थिति है तो फिर हम एक ही काम कर सकते हैं दादा, कि हम वापस उसी दौर में लौट जाएं। क्या बात? जहां ये संगीत ही चारों तरफ गूंजा करता था, ये साज गूंजते थे, ये तराने गूंजते थे। और हम बात करते हैं वो कलकत्ता की, जब वो कलकत्ता था जो आज कोलकाता है जी, और आप वहां पर सलील दा के लिए रिकॉर्डिंग किया करते थे जी, आप कलकत्ता में शोज किया करते थे जी, वापस उन्हीं दिनों में चलते हैं। क्या बात है, और क्या आपने पुरानी याद दिला दी। उस स्टूडियो में जहाँ कहीं आप सलील दा के लिए जी, कोई बांग्ला गीत के लिए जी 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 मेंडलिन बजा रहे हैं, जी, ऐसा कोई बात बताइए। देखिए, सलील दा के साथ मेरा जो पहला सलील दा के साथ परिचय हुआ, उनका एक स्टूडियो था, साउंड एंड साउंड, बेहाला एक जगह है वहां पे। बहुत अच्छा, बहुत लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ वो स्टूडियो था। तो उस टाइम उनका काम होता था और मैं तब इंडस्ट्री में, मतलब बंगाली इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तो एज यूजुअल उनके रिकॉर्डिंग में मुझे उनका पहला रिकॉर्डिंग था, उनके स्टूडियो में बुलावा आया। मैं गया, मैं उनका पाँव छुआ, बोला अच्छा तुम्हारा नाम प्रदीप? तो बोला हाँ दादा मेरा नाम प्रदीप। तो अच्छा, मैंने सुना है तुम्हारे बारे में, तुम इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और काम शुरू किया है, अच्छा है तुम आए हो। तो उस टाइम सलील दा के लड़का भी था साथ में वहां पे रिकॉर्डिंग में, संजय पीपी, हाँ हम लोग उसको सब लोग पीपी बोलते हैं, वो अभी बॉम्बे में ही है। तो वहां पे वो रिकॉर्डिंग हुआ, एक बंगाली गाने का था, बंगाली फिल्म का ही गाना था। लेकिन सलील दा के साथ काम करने का मुझे जो भी वहां पे मौका मिला, उसमें से एक ही चीज मुझे पता चला कि सलील दा खुद म्यूजिक डायरेक्टर तो थे, म्यूजिक कंपोजर तो थे, लिरिसिस्ट भी बहुत अच्छे लिरिसिस्ट थे। जी जी जी, बहुत अच्छा गाना लिखा है उन्होंने। लेकिन उनके अंदर जो म्यूजिक जानना, मतलब म्यूजिक का जो ज्ञान जिसको बोलते हैं, जो अरेंजमेंट करना या वेस्टर्न क्लासिकल, ज्यादातर उन्होंने वेस्टर्न क्लासिकल को बहुत उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है। 40th सिम्फनी को लेकर तो उन्होंने हिंदी गाना ही किया है उसके ऊपर बेस करके। तो उनका जो ज्ञान था म्यूजिक के लिए, ये बहुत अच्छी चीज है। और उनके साथ जो लोगों ने काम किया है, उन्होंने उनके पास से बहुत कुछ सीखा है। मैं तो थोड़ा बहुत काम करने का मौका मिला था, मैं, लेकिन उसमें इतना सीखा है कि जो हारमोनी का सेंस, जो कॉर्ड, जो गाने का कॉर्ड सेंस वगैरह, कॉर्ड जिस तरह से अप्लाई करते हैं, वो उनका गाना सुनना, उनको साथ काम करके थोड़ा बहुत जो भी मुझे मिला है उनसे मिला है। एक बात किसी ने बहुत अच्छी बात कही एक प्रोग्राम में, कि अगर किसी को अच्छा आर्टिस्ट बनना है, फुल फ्लेजेड आर्टिस्ट बनना है, तो सलील चौधरी के सारे एल्बम कलेक्ट कर लो और उसको सुनो और उसको प्रैक्टिस करो, तो तुम्हारा एक स्कूल हो जाएगा। सलील चौधरी जैसे यहाँ पे आर डी बर्मन एक स्कूल है, यहाँ जैसे मदन मोहन जी एक स्कूल है, शंकर जयकिशन एक स्कूल है, वैसे सलील चौधरी भी एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो आने वाले जो पीढ़ी है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सलील दा का एक गाना मैं बजाता हूँ, जो गाना उस टाइम बजाता हूँ वो तो मुझे अभी याद करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, लेकिन सलील दा का एक गाना मैं बजाता हूँ जो मेरे बहुत करीब के गाने हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। सलील दा का ये गाना मैंडलिन में सुनाता हूँ।
कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गहरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, दिल जाने मेरे सारे भेद ये गहरे हो गए। कैसे मेरे सपने सुनहरे, ये मेरे सपने यही तो हैं अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए,
बदन चुराए चुपके से आए। ये जो गाना है ये हिंदी में भी है, बांग्ला में भी है। हिंदी में मुकेश जी ने गाया था, बांग्ला में हेमंत दादा ने गाया था। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারায় আর কতকাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা। জবাব কিছুই তার দিতে পারি নাই, শুধু পথ খুঁজে কেটে গেল এ জীবন সারা এ জীবন সারা। আমায় প্রশ্ন করে নীল ধ্রুব তারায় আর কতকাল আমি রব দিশাহারা রব দিশাহারা। जाने माने मैंडलिन प्लेयर प्रदीप्तो सेन गुप्ता और अमरकांत दुबे की ये फिल्मी गपशप अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे टॉकीज में। आज आपने इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी सुनी। अगला भाग अगले सप्ताह। प्रोडक्शन सपोर्ट और एडिटिंग आकांक्षा सिंह, टेक्निकल सुपरविजन दिलीप कुलकर्णी और प्रोग्राम की प्रोड्यूसर रेणु चतुर्वेदी।